आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में बनी थी। बनाने का रीजन क्या था, किसी को पता है? किस रीजन से आचार्य राममूर्ति कमेटी बनाई गई थी? कौन बताएगा? ममता यादव, शोभा भारती, आचार्य राममूर्ति जो कमेटी थी ये बनाई गई थी 1986 की। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी, कितना एजुकेशन में उसकी बदौलत बदलाव आया, उन चीजों को देखना, उनकी समीक्षा करना, उनके अंदर और ज्यादा सजेशन देने के लिए। ठीक है, दो कमेटीज बनाई गई थी। ठीक है, एक आचार्य राममूर्ति कमेटी बनी थी और उसके बाद में जनार्दन रेड्डी कमीशन जो कमेटी बनी थी वो भी इसी 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को ऑब्जर्वेशन पेट्रोल के लिए, बेटा पेट्रोल क्या करने के लिए बनाई गई 1 लीटर 125। अब देखिए डिटेल में दिखाई दे रहा है। आचार्य राममूर्ति स्मृति 1990 सामान्य डिस्कशन है, सामान्य परिचय बता रखा है कि आचार्य राममूर्ति एक गांधीवादी शिक्षाविद और समाजसेवी थे। आचार्य राममूर्ति जी का जन्म 22 जनवरी सन 1913 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। आचार्य राममूर्ति मूलतः एक टीचर थे, शिक्षक थे। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में सन 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार हेतु जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके अंदर बदलाव के लिए, उसमें चेंजिंग करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन की सिफारिश की थी कि इन्होंने समीक्षा रिपोर्ट पेश की चेंजिंग के लिए और उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव है वो उन्होंने बताए थे। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन तत्कालीन भारत सरकार ने 7 मई 1990 को किया था। गठन की डेट पूछे तो 7 मई 1990 को आचार्य राममूर्ति कमेटी को गठित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति एवं सदस्य डॉक्टर सुखदेव सिंह, डॉक्टर एम सत्तप्पा, प्रोफेसर CN राव, प्रोफेसर उमा मेहता, डॉक्टर भास्कर चौधरी, डॉक्टर उवैद सिद्दीकी, प्रोफेसर सचिदानंद मूर्ति, डॉक्टर अनिल सदगोपाल, प्रोफेसर मृणाल गिरी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा, मनु भाई पंचोली थे। ये कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, और कमेटी का जो हेड था वो आचार्य राममूर्ति थे जो एज ए टीचर के पोस्ट पर कार्यरत थे। समिति के सदस्य सचिव श्री एस गोपालन थे। सचिव है वो एस गोपालन को बनाया गया था। आचार्य राममूर्ति समिति ने 26 दिसंबर सन 1990 को अपनी व्याख्या प्रस्तुत की जिसमें शिक्षा व्यवस्था के क्रांतिकारी परिवर्तन की सिफारिश पेश की गई थी। आचार्य राममूर्ति समिति को भारतीय शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य राममूर्ति समिति लिखा हुआ है या आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निरीक्षण समिति का विस्तार से वर्णन कीजिए तो आपको आचार्य राममूर्ति कमीशन के बारे में ही लिखना है। बनी कब थी? 7 मई 1990 को। और अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 26 दिसंबर 1990 के अंदर। ये इसकी डिटेल है थोड़ी सी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, समिति का कार्यक्षेत्र क्या डिसाइड किया कि अपने को राष्ट्रीय 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसका पुनर्निरीक्षण एवं उन सुझावों को क्रियान्वित करना है। जो इस कमीशन ने इस 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसने जो भारत की एजुकेशन में सुझाव करने के लिए, बदलाव के लिए सुझाव दिए थे उनका निरीक्षण करना था और उन सुझावों को क्रियान्वित करना था।
उसके बाद में नेक्स्ट इसका कार्य क्षेत्र था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आने वाली नीतियों के संदर्भ में सुझाव पारित करना, कि इसके अंतर्गत डाउन में कौन कौन सी नीतियां हैं जो चलाई जानी चाहिए जिससे एजुकेशन में बदलाव हो। संशोधित नीति को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए सुझाव प्रेषित करना। ये 3 कार्य क्षेत्र थे कि जो हम चेंजिंग बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसको भी क्रियान्वित कैसे करेंगे, उस चीजों का सुझाव है वो भारत की गवर्नमेंट को देना। ये 3 कार्य क्षेत्र थे। उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए कमेटी ने। प्रारंभिक बाल देख रेख व शिक्षा के ऊपर, कि जो हमारी प्राइमरी जो स्टडी होती है बच्चे की, जब वो स्टार्टिंग करते हैं, प्रारंभिक बाल देख रेख जो बच्चे की होती है, जिसको हम बोलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। हर शहर में, हर गांव में, हर जिले में आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर एजुकेशन के अंदर बदलाव करना जरूरी है। जब तक बेस अपना अच्छा नहीं होगा, इतने बच्चे की स्टडी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो बच्चे को बेस को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, और वहां की आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और अच्छा बनाना चाहिए। वहां पर भी टीचर की कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है डिसाइड होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लिए एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। पिछड़े वर्ग की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इस कमेटी के सुझाव थे कि अपने को प्रौढ़ एजुकेशन को और ज्यादा डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे समाज के उच्च वर्गों पे आसीन व्यक्ति या परिवार को संभालने वाले व्यक्ति जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक उनके बच्चों की एजुकेशन किस प्रकार से अच्छी चलेगी। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर फोकस करने की इन्होंने बात कही। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए, कि एजुकेशन है बच्चे को ऐसी देनी चाहिए जिसके माध्यम से उसको आने वाले भावी भविष्य में रोजगार उपलब्ध हो सके। उसके बाद में उच्च शिक्षा के ऊपर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि उच्च शिक्षा को बेटर बनाना चाहिए। जितनी ज्यादा हायर एजुकेशन बेटर होगी, बच्चा उतना ही उस एजुकेशन को लेने के लिए उत्साहित होगा। प्राविधिक और प्रबंधन की एजुकेशन, कानून की एजुकेशन और मैनेजमेंट की एजुकेशन है वो बच्चे को देनी चाहिए। शिक्षक एजुकेशन में हमें सुधार करना चाहिए। जब तक टीचरों की एजुकेशन नहीं बदलेगी, इतने एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, एनसीटी की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को भी अपने को और ज्यादा बेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी डिटेल में है कि समिति की क्या क्या सिफारिश थी। कि समिति की समीक्षा रिपोर्ट थी। पूर्व प्राथमिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, प्राथमिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, मिडिल एजुकेशन थी, माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन थी उसके ऊपर फोकस किया, उस शिक्षा के ऊपर इन्होंने फोकस किया। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में इन्होंने सजेशन दिया। प्रौढ़ एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने अपनी सजेशन और सुझाव दिए। टीचर एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने अपने सजेशन दिए, ठीक है। इन सभी के ऊपर इनका फोकस था कि जो आचार्य राममूर्ति समिति थी, कमेटी थी, उसने किस किस चीज के ऊपर सजेशन दिया। तो इसने प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जो प्रौढ़ एजुकेशन होती है उसके ऊपर भी, और टीचर एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने सजेशन है वो भारत सरकार को सौंपे थे। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। उसी वर्ष उसी कार्य योजना को प्रकाशित कर दिया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी बनी और उसी टाइम इसको लागू भी किया गया। 87 में इसका क्रियान्वयन है वो स्थापित हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। परंतु उसी बीच 1989 के अंदर 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में आ गई। जब 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, उस टाइम भारत में कांग्रेस की सरकार होती थी। परंतु 1989 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार है वो भारत में आ गई थी, कांग्रेस की सरकार हट गई थी। और वहां पर जो प्रधानमंत्री थे
सरकार के बदलते ही शिक्षा नीति में परिवर्तन पर विचार किया गया। ठीक है, जैसे ही प्रधानमंत्री चेंज हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उन्होंने क्या किया कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने को शिक्षा की नीति के अंदर परिवर्तन जो कांग्रेस ने दिए हैं उसको चेंज करना चाहिए। और इसी बीच प्रधानमंत्री उस टाइम बने थे, जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई थी उसमें प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। 3 साल तक गवर्नमेंट रही। 1990 में इन्होंने अध्यक्षता में समिति की घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये जो अपनी आचार्य राममूर्ति कमेटी बनी थी 1990 में, ये राष्ट्रीय मोर्चे की जब भारत में सरकार होती थी उस टाइम विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया था। ठीक है, और जो अपना 1986 की नीति थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में बनी थी। प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर टूवर्ड ऑन इनलाइजेंटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी शीर्षक से 26 नवंबर 1990 में इन्होंने अपनी समीक्षा है वो प्रस्तुत की थी, सजेशन प्रस्तुत किया। सजेशन का जो टाइटल रखा गया था वो प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की और लोगों को ले जाना टाइटल रखा था इन्होंने। अपनी जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट का टाइटल था। इस समिति की रिपोर्ट के प्रारंभ में यह स्वीकार हार्श किया गया था कि 1986 के बाद देश की कंडीशन है अधिक खराब हुई है। जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी बनी उसके आधार पर इन्होंने बताया कि भारत के अंदर 2 या 3 सालों के अंदर इस पॉलिसी को लागू करने के बाद में एजुकेशन का जो लेवल है वो गिरा है, इंक्रीज नहीं हुआ है। सांस्कृतिक मूल्यों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। स्थान भेद या समाज का जो भेद है वो बढ़ा। धार्मिक भेद है, भेदभाव है, वो भी लोगों के अंदर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और शैक्षिक अवसरों में समानता के स्थान पर शैक्षिक अवसरों में असमानता ज्यादा बढ़ी है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कारण बताए थे। इसके बाद समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रस्तुत की और फिर अपने सुझाव दिए। कौन से सुझाव थे? दोबारा से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इनका फोकस था। ठीक है, जो अपनी प्राइमरी से पहले की एजुकेशन, जिसको हम आंगनबाड़ी या शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था के नाम से जानते हैं, उसके बारे में इन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था मंद गति से कार्य कर रही है। इसके अंदर अपने को कुछ सुझाव करना, चेंजिंग करना पड़ेगा। बच्चों को और अधिक आंगनबाड़ियों में सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। बच्चों को और अधिक अच्छी पुस्तकें वितरित करनी पड़ेगी। उसके बाद में प्राथमिक एजुकेशन में इन्होंने सुझाव दिया कि 1990 से 91 तक 50% प्राथमिक विद्यालयों को उनका लाभ पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कही कि प्राथमिक एजुकेशन है वो सभी को दी जाएगी, तो इसका लाभ है 1990-91 तक 50% प्राथमिक विद्यालयों को लाभ देना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड योजना का लाभ देना पड़ेगा। ठीक है, हर स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। और 30% के भी जो भवन बनाए गए हैं वे अच्छे नहीं है। इन्होंने कहा कि स्कूल के जो भवन बने हैं, जो बिल्डिंग बनी है, जो कमरे बने हैं वो अच्छे नहीं है। और इन के अंदर भी अपने को घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो इनको भी सुधारना होगा, चेंज करना होगा। और जो नामांकन की बात हुई वो भी 100% नहीं है। बच्चों का 100% नामांकन है। अपने को 100% स्कूलों के अंदर बच्चों को लेके आना पड़ेगा और उसके लिए अपने को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और बच्चे को एक वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्राथमिक एजुकेशन के रूप में। माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने सुझाव दिया कि 1986 में जो अपना एजुकेशन का सिस्टम था 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो एजुकेशन पॉलिसी 1990 में इन्होंने बताया कि 1986 में जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसमें जो शिक्षा की संरचना, जो ढांचा था 10+2+3 का था, वो पूर्ण रूप से अब तक लागू नहीं हो पाया है। देश में अभी तक जो 261 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं उनमें कोई भी लाभ नहीं हुआ है। उन नवोदय विद्यालयों से भारत के लोगों को अब तक कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। 10+2 पर 1995 केवल 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने का लक्ष्य है, परंतु अभी तक 1990 तक 2.5% छात्रों को ही इस धारा में लाया जा सका है।
लक्ष्य डिसाइड किया कि 25% छात्रों को व्यावसायिक एजुकेशन देंगे, परंतु ओनली 2.5% छात्रों को ही व्यावसायिक एजुकेशन दी जा सकी 1990 तक। इस संदर्भ में समिति ने अपना पहला सुझाव तो यह दिया कि इस स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ईमानदारी से अपनी वर्किंग को नहीं कर रही है। और दूसरा सुझाव यह दिया गया कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू ना होने की वजह से बच्चों के अंदर जो एक अच्छा एजुकेशन को लेकर रुझान होता है वो नहीं हो पाया था, और उस कॉमन स्कूल सिस्टम को भी अपने को अच्छे तरीके से लागू करना पड़ेगा, और इस लेवल पर भी बच्चे को जो वैल्यू एजुकेशन है वो देनी पड़ेगी। उच्च एजुकेशन के बारे में सजेशन थी कि बच्चों को जर्सी की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसने कहा था कि अपने को ओपन स्कूल खोलने चाहिए, अपने को डिस्टेंस एजुकेशन को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जा सके। परंतु इसके ऊपर भी भारत में ज्यादा वर्क नहीं हो पाया। ओनली क्या कहें कि 1986 में जो इग्नू है उसकी स्थापना की गई थी, और उसमें भी अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए, परंतु हायर एजुकेशन के स्तर में वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। जो हमारी औपचारिक एजुकेशन थी उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिली। जो उच्च शिक्षा संस्थान थे उनको अधिक लाभ नहीं दिया जाता था, सरकार है ज्यादा पैसा नहीं देती थी, तो वहां पर फुली फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिल पाती थी, इसलिए बच्चे हैं 1990 तक हायर एजुकेशन की तरफ अपना रुख नहीं कर पाए थे। इसमें भी इन्होंने जो है चेंज करने की बात कही थी, महाविद्यालय को और उन्नत बनाना चाहिए, ज्यादा पैसे देना चाहिए, विद्यालय के अंदर कठोर अनुशासन होना चाहिए, उनके ऊपर कठोर जो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में व्यावसायिक एजुकेशन और तकनीकी एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने सजेशन दी कि अपने को कंप्यूटर एजुकेशन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा बदलाव करने चाहिए, ज्यादा चेंज करने चाहिए। जो भी बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर भी अपने को कंप्यूटर सिस्टम को लागू करना चाहिए। व्यावसायिक एजुकेशन के प्रति लोगों की रुचि को जागृत करना चाहिए। जो अपने इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनको भी उन्नत बनाना चाहिए, उनमें भी फैसिलिटी देनी चाहिए। अपने को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, अनेक प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने चाहिए। ये सारी चीजें हम करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन है वो अपनी और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके बाद में जो प्रौढ़ एजुकेशन संबंधी इन्होंने सुझाव दिए कि समिति ने स्पष्ट किया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तीनों के ऊपर होना चाहिए, कि जो अपनी प्रौढ़ एजुकेशन है उसका दायित्व ओनली एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका दायित्व MD जो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो अपना मिनिस्ट्री है उसके हाथ में इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को ये उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। जो हमारा श्रम मंत्रालय होता है उसको, तीनों को उत्तरदायित्व है लोगों को शिक्षित करना, प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व है, तीनों का होना चाहिए। टीचर एजुकेशन संबंधी इन्होंने सुझाव दिया कि समिति ने देखा कि शिक्षक शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक नहीं है। सिद्धांतों की बात करती है, लिख दिया जाता है, अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये सिद्धांतों की बात ज्यादा करती है। तो अपने को उस चीज को सैद्धांतिक रूप से नहीं अपनाना है, बल्कि अपने को ग्राउंड लेवल के ऊपर दक्षता पूर्वक उन चीजों को अपनाने की जरूरत है। उसके बाद में ये इतना ही था। ठीक है, जो अपना राममूर्ति कमेटी है वो इतनी ही थी 1990। उसके बाद में अपनी राममूर्ति जो जनार्दन रेड्डी कमीशन है 1990, वो भी देख लीजिए, प्लानिंग ऑफ एक्शन उसका नाम बोला जाता है। ये 1986 की नेशनल एजुकेशन को पॉलिसी को चेंज करके ही बनाई गई थी। ये दोनों चीजें ही 1986 की नीति को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने घोषणा की कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद में नीति का क्रियान्वयन और
परिणामों की समीक्षा की जाएगी कि हम हर 5 साल के बाद में देखेंगे कि हमने जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो किस प्रकार से काम कर रही है, कितना काम हो गया है, क्या हमारे पास रिजल्ट सामने निकल के आए हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और उसी के आधार पर हर 5 साल बाद में उन चीजों का जायजा लेंगे, उसके आधार पर आगे की वर्किंग देखेंगे। 1989 के अंदर केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है वो आ गई थी और इस राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार बनी तो उसके बाद में राममूर्ति कमेटी बन गई थी। सरकार बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवाज उठने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें टोटल 17 सदस्य थे। 26 दिसंबर 1990 ने इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 16 अध्यायों के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट है वो भारत सरकार को सौंपी। समिति के प्रतिवेदन पर विचार शुरू भी नहीं हो पाया था कि इसने जो अपनी सजेशन दी उसके ऊपर भारत सरकार ने ज्यादा सोचा भी नहीं था कि केंद्र में दोबारा से पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो वो क्या करेगी, एक नई कमेटी को लेके आएगी। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन एवं समीक्षा और तत्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन कर दिया 1992 के अंदर, जिसको जनार्दन रेड्डी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में हुए संशोधन कर दिया और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, इसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भी बोला जाता है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 के नाम से भी इस चीज को प्रकाशित किया जाता है। सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन किए और इस परिवर्तित कार्य योजना को प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में किन बातों की सजेशन दी गई, क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा गया, वो देख लीजिए कि भारत सरकार ने 1992 में 1986 की शिक्षा नीति में निम्न संशोधन किए। क्या क्या चेंजिंग करने की बात कही भारत सरकार ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर 1992 की प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बदौलत? पहला भाग इन्होंने भूमिका को प्रकाशित किया एवं भाग 2 शिक्षा का सार और उसकी भूमिकाओं के नाम से प्रकाशित हुआ और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी जो भूमिका थी, इंट्रोडक्शन था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। जो भाग 2 था जिसमें शिक्षा का सार और उसकी भूमिका लिखी गई थी उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, सेम एज इट इज रखा गया। उसके बाद में भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का था। इसमें केवल एक संशोधन किया गया कि पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा, क्योंकि पहले +2 की एजुकेशन है जो 12वीं क्लास है वो कॉलेज में डाल दी गई थी और जो 11th है वो स्कूल में डाल दी गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि +2 तक की जो एजुकेशन है उसको स्कूली एजुकेशन के नाम से ही जानेंगे। उसके बाद में भाग 4 समानता के लिए शिक्षा में 4 संशोधन टोटल किए गए थे कि जो हमारी इक्वलिटी के लिए एजुकेशन है कि सभी को कैसी एजुकेशन मिले, हर वर्ग को बराबर अधिकार हो, लड़के और लड़कियों को समान एजुकेशन की बात हो, वो उनके अंदर भी 4 छोटे छोटे संशोधन है वो किए गए थे। जो भाग 5 था उसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया गया और उसमें टोटल 7 चेंजिंग किए गए। बहुत सारे चेंजिंग हुए थे, हर एक को बताने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तकनीकी और प्रबंध एजुकेशन थी, उसके अंदर एक बदलाव किया गया था। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया में नया मोड़ देने के लिए 2 संशोधन किए गए थे। टीचर में कोई भी संशोधन नहीं हुआ था, टीचरों की बात के ऊपर कोई संशोधन नहीं हुआ था, टीचर एजुकेशन की बात के ऊपर चेंजिंग किया गया था, टीचर व्यवस्था के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं था। शिक्षा का प्रबंध है उसमें एक संशोधन किया गया था, संसाधन और समीक्षा की बात थी और जो भाग 12 भविष्य में भी
कोई संशोधन नहीं किया गया था, संसाधन की कोई चेंजिंग नहीं था, समीक्षा के ऊपर कोई चेंज नहीं था, भविष्य के ऊपर कोई चेंज नहीं बताया गया था। मेनली जो चेंज थे वो किस किस चीज में हुआ, भाग 3 के अंदर चेंज देखने को मिला, भाग 4 के अंदर चेंज देखने को मिला, भाग 5 के अंदर चेंज, भाग 6 के अंदर चेंज, और भाग 8 के अंदर चेंज, और भाग 10 के अंदर चेंज है वो देखने को मिला था। अब कार्य योजना 1992 का जो दस्तावेज था उसमें क्या क्या इन्होंने बताया था वो देख लीजिए। संशोधित कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1952 को 23 भागों में विभाजित किया गया था। टोटल 23 टाइटल रखे गए थे इसके द्वारा। क्या क्या टाइटल थे? नारी समानता के लिए एजुकेशन की बात की गई थी कि वुमेन को एजुकेशन देनी चाहिए, उनकी समानता को यदि हम बेटर बनाना चाहते हैं तो नारियों को एजुकेशन देनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग की एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अल्पसंख्यकों को एजुकेशन है वो ज्यादा देनी चाहिए। विकलांगों की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ और जो कंटिन्यूअस एजुकेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसके अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और एजुकेशन है, जो हमारी आंगनबाड़ी एजुकेशन होती है उसके अंदर और अधिक देखभाल की जरूरत है, वहां की एजुकेशन को बेटर करना पड़ेगा। प्राथमिक एजुकेशन को चेंज करना होगा। माध्यमिक एजुकेशन, जवाहर नवोदय जो स्कूल होते हैं वहां के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना पड़ेगा। जो अपने को व्यावसायिक एजुकेशन दे रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। हायर एजुकेशन में और ज्यादा चेंज करने पड़ेंगे और ज्यादा बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है बच्चे लेने के लिए अब तक भी उत्साहित नहीं थे। जो अपने को फ्री एजुकेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उपाधि से रोजगार की विलंगता को देखना पड़ेगा कि उपाधि के आधार पर किसी को रोजगार मिलना चाहिए और जिसको उपाधि मिले वो रोजगार से वंचित ना रहे। जैसे कि किसी बच्चे को मान लो हायर एजुकेशन में गोल्ड मेडल मिलता है तो उसको कम से कम रोजगार तो मिले। ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ेगी, उनकी एजुकेशन को ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत का जो 70% समाज है कहाँ पर रहते हैं? गांव के अंदर रहते हैं। तो गांव की जो एजुकेशन है तो वहां पर यदि यूनिवर्सिटी बनती है तो उस एजुकेशन के अंदर अपने को और ज्यादा अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। यदि कोई इंस्टीट्यूट गांव लेवल के ऊपर स्थापित होता है तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टडी करेंगे और उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तकनीकी एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन को देखना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट था अनुसंधान, रिसर्च के ऊपर और रिसर्च की डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बुक के अंदर चेंज है कैसे करेंगे, कितना चेंजिंग करेंगे, क्या आधार रखेंगे। सांस्कृतिक जो अपना परिवेश होता है, संस्कृति है, बच्चों को वो भी सिखाएंगे और साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी देंगे, बच्चों को मैनेजमेंट की एजुकेशन भी देंगे और साथ में संस्कृति के साथ भी जोड़ के रखेंगे बच्चों को, उसकी संस्कृति से दूर नहीं होने देंगे। भाषाओं का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, भाषाएं बच्चे को ज्यादा सिखाएंगे। ज्यादा भाषाएं सीखेगा तो ज्यादा बुक को स्टडी कर सकेगा और ज्यादा नॉलेज ले सकेगा। जनसंचार और शैक्षणिक तकनीकी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बच्चे को खेल सिखाएंगे, शारीरिक एजुकेशन देंगे। इनके ऊपर जब तक बच्चे का ध्यान आकर्षित नहीं होगा, जब तक बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक उसकी एजुकेशन अच्छी वो नहीं ले सकते। जो हमारा मूल्यांकन होता है, जो परीक्षा हम निर्धारित करते हैं उनके अंदर भी चेंज करेंगे। शिक्षा एवं उनका प्रशिक्षण के ऊपर भी फोकस करेंगे, शिक्षा की मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे। ये कुछ क्राइटेरिया कि 23 इन्होंने टोटल क्या किए थे, 23 इन्होंने टोटल अपने टॉपिक डिसाइड किए थे। ये टॉपिक नियर अबाउट लगभग 23 टॉपिक इनके थे जिनके ऊपर इन्होंने फोकस किया था, इनके अंदर बदलाव की इन्होंने बातें की थी 1992 की जो अपना प्लानिंग ऑफ एक्शन था उसमें। इसकी मेरिट्स क्या थी कि राष्ट्रीय जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाना चाहिए, कि एजुकेशन एक अपना नेशनल लेवल का इशू है। ये जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक अपना राष्ट्र भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए एजुकेशन को ज्यादा बेटर बनाना होगा, एजुकेशन को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना होगा। ठीक है, भारत की पहली शिक्षा योजना है जिसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना के साथ साथ वित्त की व्यवस्था भी की गई थी।
ठीक है, कि 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके अंदर चेंज करने की बात हुई। 1992 के अंदर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया और उस प्रोग्राम ऑफ एक्शन को क्रियान्वित करने के लिए जो पैसे की जरूरत की थी उसकी भी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। निश्चित शिक्षा संरचना को अपने को लागू करना पड़ेगा। 10+2+3 के फार्मूले को प्रॉपरली हर स्टेट के अंदर, हर स्कूल के अंदर इन चीजों को लागू करना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीजों को देख के सिंबल के द्वारा ही सीखते हैं, और जब तक टीचर बोलेगा और बच्चे के पास सिंबल नहीं आएगा तो वो कभी भी लर्निंग नहीं कर सकता। इसलिए अपने को ब्लैक बोर्ड योजना है उसको और ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। हर स्कूल के अंदर, हर क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड है वो होना जरूरी है। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए कि ऐसे विद्यालय जो ज्यादा स्पीडली वर्किंग को करते हैं, बच्चे को ज्यादा स्पीडली सिखाते हैं, तो उन प्रकार के विद्यालयों के भी अपने को स्थापना करनी होगी। ओपन जो यूनिवर्सिटीज होती है उनकी ज्यादा से ज्यादा स्थापना करनी होगी, उनके अंदर बदलाव, तकनीकी शिक्षा का उन्नयन करना होगा, उसका विकास करना होगा, टेक्निकल एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन में सुधार करना होगा। परीक्षा प्रणाली में चेंज करने की बात हुई थी। न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जवाबदेही को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने को एक लर्निंग का एक जो बेस लेवल होता है उस बेस लेवल से यदि बच्चा नीचे है तो उसके लेवल को डिसाइड करना होगा कि ये जनरल स्टूडेंट से इसका लेवल है वो नीचे है, तो उसके अंदर जवाबदेही किसकी होगी वो भी डिसाइड करनी होगी कि बच्चा है उसको एजुकेशन स्कूल में नहीं मिल रही है तो क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एजुकेशन क्यों अच्छी नहीं मिली। तो वो जवाबदेही अपने को डिसाइड करनी पड़ेगी। शैक्षिक अवसरों की समानता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को केंद्र सरकार द्वारा 100% आर्थिक सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। औपचारिक केंद्र जो स्कूल होते हैं, निरौपचारिक केंद्र ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर कोई भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, अनौपचारिक होता है, जो सोसाइटी द्वारा एजुकेशन होती है, वहाँ की सोसाइटी की कोई ऐसी कमेटी या कोई सोसाइटी के या 10 या 15 लोग कोई एक गुट बनाते हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं हेल्प के रूप में। तो ऐसे केंद्रों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 100% उन केंद्रों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा अंग बनाया जाना चाहिए। +2 पर बालिकाओं को एनसीसी एनसीटी के जो बच्चे होते हैं, SC ST के जो बच्चे होते हैं को वाणिज्य, विज्ञान और व्यवसायिक धारा में लाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो हमारा शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनको इकोनॉमिक्स सिखाना चाहिए, साइंस सिखाना चाहिए, तभी वो व्यवसायिक धारा के मुख्य परिवेश में शामिल हो पाएंगे। नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना वहीं की जाए जहां बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान देखे जाएं, डिसाइड किए जाएं जहां पर महाविद्यालय की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने से कुछ नहीं होगा। जहां पर जिन बच्चों का रिक्वायरमेंट है वहां पर स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बने तो उस चीज का इफेक्ट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। ये अपना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो चेंजिंग था। राष्ट्रीय